हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपकी बायोलॉजी चल ही रही थी। केमिस्ट्री की डिमांड थी कि क्या सर आप केमिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं। भैया आप उन तीनों पढ़ा लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स मेरा पैशन है, केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है, बायोलॉजी से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज आप देख लीजिएगा कि हम केमिस्ट्री कैसे डील करते हैं। यहाँ आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको कहीं और से पढ़ने की, किसी और बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं आपके बोर्ड के लिए जितना ज़रूरी है, हर वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं, फिर बातें होती रहेंगी। सबसे पहली चीज़ आते हैं कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है ना, किस चीज़ के बारे में है। तो व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू केमिकल रिएक्शन, कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। द चेंज दैट ऑकर ड्यूरिंग दीज रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी बारे में बात करेंगे। एंड हाउ वी रिप्रेजेंट, और उस केमिकल रिएक्शन को, उस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है, कैसे बताना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, रिप्रेजेंट करना है, हम वो बताने वाले हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी के, एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के चलेंगे, ठीक है ना। डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला एनसीईआरटी का जब आप पेज पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा मिल्क स्पॉइलिंग इन समर, कि ये गर्मियाँ चल रही हैं, दूध फट जा रहा है, क्या रीज़न है। ड्यू टू द बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया ऐसा क्यों होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो खट्टा हो जाता है, लैक्टोबैसिलस आपने नाम पढ़ा होगा, है ना। तो उसकी वजह से ऐसा होता है। देखो एक नई चीज़ बन गई, पहले था दूध, अब ये बन गया, एक अलग चीज़ बन गई है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे ही आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, रस्ट, एक नई चीज़ बन जाती है। ग्रेप्स फर्मेंटिंग, शुगर टर्न इनटू अल्कोहल, ये आपको भी पता होगा, अंगूर को सड़ा कर फर्मेंटेशन करके शराब बनाई जाती है ना, ये आपको पता होगा। तो शुगर टर्न इनटू अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल आपको दिया हुआ है। तो ये बातें भी पूछी जा सकती हैं, कौन किस में कन्वर्ट हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कुकिंग फूड, रॉ इंग्रेडिएंट, आपने कच्चा जो भी चीज़ लिया, पनीर लिया या जो भी चीज़ खाने वाली ली, रॉ मटेरियल लिया और उसको अनचेंज किया यानी पकाया, तो एक नई चीज़ आपकी बन गई। डाइजेशन इन आवर बॉडी, आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो, आप पढ़ने वाले हैं। हम लोग का बायोलॉजी में 2 लेक्चर हो गया है, आप ज़रूर वो करिएगा, बहुत अच्छा है। तो अब डाइजेशन की बात वहाँ करने वाले हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, बट बॉडी उनको यूज़ नहीं कर पाती है, इसलिए डाइजेस्ट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है सिंपल सब्सटेंस में। ये धीरे धीरे आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आते हैं रेस्पायरेशन, कि ऑक्सीजन का यूज़ करके रिस्पायरेशन क्या होता है, आपने क्लास 7th वगैरह में पढ़ रखा होगा, यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। कि ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना, लेकिन उसी सांस को लेकर, उसी ऑक्सीजन को लेकर जब खाने को तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर और उससे एनर्जी मिलती है, रिलीज एनर्जी, ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करते हैं, तो एक नई चीज़ बनती है, तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो ये 6 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हमने उनको डिस्कस किया। तो की कॉन्सेप्ट क्या हमारा है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज इनटू समथिंग न्यू, तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस था एक नए सब्सटेंस में बदल जाता है, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बोर्ड के लिए डिफिनीशन क्या है, देख लीजिए आप। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस, जिसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, तो एक या एक से ज़्यादा आर कन्वर्टेड इनटू वन आर मोर न्यू सब्सटेंस। यहाँ आपको ये याद रखना है कि न्यू सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, इसे क्या बोलेंगे। अच्छा एक और चीज़ है, प्रोडक्ट बोलेंगे विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, कि पहले वाला अलग था अब अलग होगा। बात समझ में आ गई, पहले चीज़ें अलग थीं अब चीज़ें अलग होंगी। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना होता है कि केमिकल चेंज के अंदर बहुत सारे लोग पानी को भी इंक्लूड करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, वो फिजिकल चेंज है। आइस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो एक फिजिकल चेंज होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडिकेटर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, ये आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। कई बार एक एक एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप VIP कर लो, ताकि आपको देखो
बताना सबको आता है बट एग्जाम्पल के साथ बताना सबको नहीं आता है। तो सबसे पहला क्या, इंडिकेटर, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या इंडिकेटर, कैसे आप पहचानेंगे उसको। तो पहला आता है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट पता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें फिजिकल स्टेट, जिसे बोलते हैं फिजिकल स्टेट चेंज हो जाना, है ना, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये सॉलिड में है, किसमें है, जिंक सॉलिड के अंदर है, HCl किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, डाइल्यूट HCl लिया है। अब जिंक अभी तो किसके अंदर था, सॉलिड के अंदर। अब जैसे ही ZnCl2 बना है, अब वो इक्वस मीडियम हो गया है, यानी पानी। यहाँ पे देखो पहले HCl किसके अंदर था, लिक्विड के अंदर था, लेकिन अब वही हाइड्रोजन गैस निकलने लगी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी स्टेट चेंज हुआ है। क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है। बात समझ में आई। तो एक यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्टेट चेंज का। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है बेटा, सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, एक मिनट वेट गाइस, काम करना। हाँ, सबसे बड़ी जो गड़बड़ी होती है वो यही होती है बेटा कि सब लोग ये समझते हैं कि अगर आइस है, कोई भी आइस है, खुद आप सोचें। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वरना गड़बड़ी होगी, वरना एग्जाम्पल बहुत सारे लोग यही लिख कर चले आएंगे। तो अगर आपका, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि आप कन्वर्ट हो रहे हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आइस। आपका आइस है जो कि इसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर, ठीक है ना, सॉलिड के अंदर होता है। आइस कन्वर्ट हो रहा है H2O यानी वाटर के अंदर। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर देखिए आइस सॉलिड के अंदर था, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी केमिकल चेंज है। तो आप ये याद रखिएगा, सिंपल सी बात है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये आइस और वाटर दोनों H2O हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, वरना गलतियाँ होती हैं। इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि केमिकल कंपोजिशन, खुद सोचो, आइस भी वाटर होता है ना, तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन है दोनों का, हमने कहा था कि कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट चीज़ें आनी चाहिए, डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन आना चाहिए, बट यहाँ पे तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे जिंक लिया, सिर्फ जिंक था, यहाँ ZnCl2 बना, यहाँ HCl था, यहाँ H2 बना, एक नई चीज़ आपके सामने आ रही। जबकि आइस का भी जो था H2O, ये भी था और ये भी H2O बन रहा है। तो आइस से H2O बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। ये आपको स्पेशली याद रखना है। अगला, अब दूसरी चीज़ क्या आई कि कलर चेंज। आपने कहा एक स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब दूसरा है कलर चेंज। तो कलर चेंज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है। ये देखिए, कॉपर ब्राउन कलर का होता है वो AgNO3। NO3 को मैं साइड में लिखता हूँ, नाइट्रेट बोलते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि जो NO3 होता है, पहली चीज़ NO3 पे -1 चार्ज है यहाँ पे, तो NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट, नाइट्राइट, है ना, आइट, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो ये नाइट्रेट है, पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए साइड में कि हाँ ये नाइट्रेट। अब पढ़ के नाम देख लो, कॉपर ब्राउन कलर का है, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट कोई कलर नहीं होता, मैंने कट किया। अब जब रिएक्शन इनकी हुई तो Ag बना और Ag सिल्वर कलर यानी ग्रे कलर का होता है। साथ में देखो Cu यानी कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट ऐसे ही ब्लू कलर का होता है। धीरे धीरे जो पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो कलर वाले सब्सटेंस है मैं उनको अलग से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, कलर वाला चेंज होगा तो स्पेशल एग्जाम्पल याद रखना है। कई बार वो सीधे आपसे पूछ लेता है कि एग्जाम्पल के साथ बताइए, तो फिर प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट हो जाती है। फिर आते हैं इवोल्यूशन ऑफ द गैस। भाई तीसरा चेंज आप क्या दे सकते हैं, गैस निकली है या गैस। जैसे आपने पढ़ा होगा मेटल प्लस एसिड, Zn प्लस H2SO4, साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉपिंग साउंड से, जो कि आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और नहीं तो बहुत सारे बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है इस चीज़ को, है ना, बहुत सारे बच्चों ने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में कि देखिए क्या पढ़ रखा है, मेटल, M से मेटल, मेटल प्लस एसिड। जब भी मेटल के साथ आप एसिड का रिएक्शन करवाते हो, साथ में क्या बनता है, साल्ट, साल्ट तो बनेगा ही बनेगा। और साल्ट के साथ कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। ये क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, बस समझ में आई, ये क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा। अगला, चेंज इन द टेम्परेचर। अब हीट में भी रिलीज्ड। अब समझिएगा, अगर हीट रिलीज हो रही है तो एग्जिट हो रही है, और एब्जॉर्ब हो रही है यानी आ रही है तो एंडो। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा
एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आई? कई बार ऐसा पूछा जाता है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। जैसे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो बनता है CaOH ट्वाइस, तो इसे बोलते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ज़्यादा नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बार इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट देखो बन सकते हैं। पहला, रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है कि नहीं, एंडो या एक्सो। तो हमने कहा हीट रिलीज हो रही है, निकल रही है, यानी एक्सोथर्मिक। और ये जो CaOH ट्वाइस है, इसको वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फिर आते हैं इसका कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट के अंदर इसका यूज़ किया था, यानी ये रिएक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, जो नीचे बैठ जाता है सॉलिड के फॉर्म में। हम धीरे धीरे इसको भी पढ़ने वाले हैं। सॉलिड के फॉर्म में नीचे देखो इनसॉल्यूबल सॉलिड, देखो लिखा है ना, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, वो नीचे बैठ जाता है। ये रिएक्शन धीरे धीरे आप उसमें पढ़ेंगे ही, बट ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं VIP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा PYQ कितनी बार आए हुए हैं। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो जब इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, देखो Ba के साथ Cl है तो Ba के साथ SO4 आ जा रहा है, ऐसे ही Na के साथ क्या है SO4 है, Cl है, दो बार इसको हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। कैसा? वाइट कलर का। उसको तो निशान ऐसे लगा कि नीचे की तरफ बैठ गया है। तो ये आपको कम से कम पता चला कि रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। अब एक्टिविटी 1.1 पे आते हैं। इस पे मैंने पिछली बार भी मार्क किया था कि ये क्वेश्चन आएगा, और 2025 में ये क्वेश्चन आया भी था, ये क्वेश्चन आया भी था। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी क्या है, सारी चीज़ें क्या, 1 बाय 1 हम बात करते हैं। एक्टिविटी में सबसे पहले ये कहा जा रहा है, देखो की पॉइंट है, क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि एक्टिविटी नीड टीचर असिस्टेंस, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, रबिंग विद एंड पेपर, है ना। तो पहली चीज़ यही कह रहा है क्लीन मैग्नीशियम रिबन, कि मैग्नीशियम रिबन को आप पहले क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लीन क्यों करेंगे, क्लीनिंग रिमूव एनी लेयर ऑफ ऑक्साइड। होता क्या है कि बेटा मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। जब भी ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी तो वो जल नहीं पाएगा, इसलिए क्या करते हैं, रब करते हैं, ताकि आराम से वो क्या है ऑक्साइड की लेयर हट जाए और वो प्रॉपरली बर्न हो पाए। तो एक क्वेश्चन यहाँ कई बार ये बना हुआ। दूसरा, यूज टोंग्स एंड कीप इट अवे फ्रॉम द आइज, यानी उससे कहा जा रहा है कि आपको टोंग, ये जो है ना पकड़ने वाला, उससे पकड़िए ताकि आपकी सेफ्टी रहे, और आंखों से दूर करिए, चश्मा वगैरह लगाइए, ठीक है ना। पहली चीज़, बर्न मैग्नीशियम रिबन यूजिंग अ बर्नर, आप स्प्रिट, जाहिर सी बात है आप बर्न करेंगे, ठीक है ना, तो लैंप से ही, किसी ना किसी स्प्रिट से या लैंप से ही बर्न करेंगे, ठीक। कलेक्ट द वाइट पाउडर, अब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वाइट पाउडर बन रहा है, उसको कलेक्ट करिए, और वही वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आई। अब मुद्दा हमारे लिए ये वाली लाइन नीचे की है, तो एक चीज़ तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे उस बात पे चर्चा करते हैं। व्हेन द मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, इट प्रोड्यूस अ ब्राइट, है ना, ब्राइट वाइट डैजलिंग। बात समझ में आई। आपको ये दिखेगा क्लियरली आप जब जलाएंगे, ठीक है ना, या एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा आपको, तो उसमें आपको पता चलेगा कि डैजलिंग, तो वाइट डैजलिंग फ्लेम आता है। कैसा? वाइट डैजलिंग फ्लेम, यानी बहुत ब्राइट सा आता है फ्लेम, जो भी आएगा चमचमाता हुआ फ्लेम आएगा। बात समझ में, चमचमाता हुआ। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वाइट, ब्राइट वाइट डैजलिंग, खूब चमचमाता हुआ, खूब रोशनी वाला फ्लेम आपके सामने आएगा। एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, वाइट पाउडर के अंदर। यही वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यही वाइट पाउडर, अभी ना ये जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये क्या था, यही वाइट पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही वाइट पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई। तो Mg+O2, तो यानी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब Mg को जलाया गया, मैग्नीशियम अकेला होता है जो भी मेटल होता है, ऑक्सीजन, जब Mg को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो बन गया MgO, है ना, MgO।
ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये Mg के साथ O क्यों लगा, O2 क्यों नहीं लगा, तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो को भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन। एक बार ज़रूर पढ़िएगा, भले ही आपको आता है, ताकि कोई भी कमी केमिस्ट्री के अंदर ना रह जाए। ओके, एक्टिविटी 1.2 पे आते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1.2 पे आते हैं। उसमें ये कहा गया सबसे पहले टेक अ लेड नाइट्रेट। अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट मैंने अभी आपको बताया था NO3, ठीक है ना, NO3 थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने लिख दिया था लेड नाइट्रेट। लेड क्या होता है बेटा, PbNO3। अब Pb पे +2 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे 2 है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर ना, फार्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं लेक्चर को डिस्क्रिप्शन या लिंक में डाल दूंगा, आप जाइएगा इस लेक्चर के बाद, उसको जब भी टाइम मिले ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सारी चीज़ें फार्मूला बनाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए लिखा ना लेड नाइट्रेट, अभी आपने देखा नाइट्रेट मतलब NO3 -1 कितना होता है -1, और इस पर होता है +2, इसलिए 2 बार लिया। तो लेड नाइट्रेट लिया, ऐड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मतलब K, आयोडाइड का मतलब I, तो KI इक्वल्स आपने ऐड किया, तो ये चेंज हो गया किसके अंदर, देखो नाइट्रेट चला गया इसके साथ, I चला गया इसके साथ। अब मुद्दा क्या है कि ये देखो सॉलिड बन गया, ये सॉलिड बना, यानी PbI2 फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। येलो, अच्छा एक और चीज़ है, जो भी प्रेसिपिटेट होता है वो सेटल डाउन, वो नीचे की तरफ जाता है। मैंने तीर लगाया था ना, याद करो, ये प्रेसिपिटेट है ना, सेटल डाउन। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ तीर है ना, तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेटल डाउन, ताकि आपको क्लियर रहे कि जो प्रेसिपिटेट होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो अभी आपको दिखाऊँगा, कोई भी प्रेसिपिटेट होगा वो नीचे की तरफ क्या होगा, बैठ जाएगा, जैसे मट्टी नीचे की बैठ जाती है ना, गिलास वगैरह पानी वगैरह डालो। चलो अब KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट है रिमेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी ये डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए देखो कौन सा मीडियम लिखा हुआ है, इक्वस मीडियम लिखा है, यानी ये डिजॉल्व हो चुका है। तो ये भी एक क्वेश्चन एक अच्छा बनेगा कि इसमें जो प्रेसिपिटेट है किसका बनता है, तो PbI2 वो भी येलो कलर का। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया, येलो प्रेसिपिटेट बना है। कैसा है, येलो प्रेसिपिटेट बना है, किसका बना है लिख लो यहाँ पे, येलो प्रेसिपिटेट बना है, किसका बना है, PbI2 का, किसका बना है, PbI2। तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक्टिविटी 1.3 के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल। सबसे पहले आपने जिंक का ग्रेन्यूल लिया, जिंक एक मेटल है, ठीक है सर, आपने जिंक ग्रेन्यूल लिया। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो या तो आप H2SO4 ऐड करो या तो HCl ऐड करो, कोई बात नहीं, यानी आपने सिंपल सी बात है एसिड ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एसिड, तो नाम में ही एसिड है, तो यानी आपने मेटल लिया और एसिड। थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम मेटल और एसिड की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है, मेटल और एसिड। तो वही देखो यहाँ पे लिखा, व्हाट हैपन व्हेन जिंक कम इन कांटेक्ट विद डाइल्यूट एसिड, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। सिंपल सी बात, यू विल ऑब्जर्व बबल, तो हम बबल को ऑब्जर्व करेंगे, ये बात हमने पहले ही कहा, क्योंकि आपको कौन सी गैस निकल, फार्मिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। तो यहाँ आपको दिखेगा है ना बबल, तो यानी पानी के अंदर जो बबल निकलती है उसे बोलते हैं इफ्रवेंस, है ना, इफ्रवेंस, ठीक। इस द केमिकल रिएक्शन, तो देखो मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। साथ में देखो लिखा है ना, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सिंपल सी बात। अब हो क्या रहा है टचिंग करने पे, जब आप ये भी देख रहे हो कि जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जब हम इस बीकर को टच कर रहे हैं तो वो हल्का सा गर्म, देखो फील वार्म, इसका मतलब क्या है कि हीट निकली होगी। तो आए थे, क्योंकि आपने तो यार एसिड लिया था, तो अगर रिएक्शन हुई है, गैस निकली है और आपका जो बीकर है, आपका जो वो गर्म है, तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है। फाइनल आंसर क्या है, देखो ये जो बबल है वो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है, और फ्लक्स कैसा हो गया है, वार्म। तो यहाँ तक आपने बेसिक चीज़ें पूरी की पूरी पढ़ ली। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब देखो जो बड़ी बड़ी रिएक्शन है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि आप सिंबल के फॉर्म में, जैसे आपने लिखा मैग्नीशियम पूरा लिखा तो उसको Mg के फॉर्म में लिखा, हमने ऑक्सीजन पूरा लिखा लेकिन उसको O2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऐसे जब रिएक्शन होती है उस पूरी रिएक्शन को
आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व यूज़ ऑफ सिंबल एलफ, तो इसमें सिंबल का यूज़ किया जाता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इन सब का यूज़ किया जाता है। आइए वन बाय वन समझते हैं। देखो मैग्नीशियम एयर जो रिएक्ट किया था, देखो Mg अलग कर दिया, किसके साथ रिएक्ट किया था, एयर यानी ऑक्सीजन को हमने प्लस करके लिखा, तीर लिखा कि क्यों, एक तरफ रिएक्टेंट है ना, तो ये जो रिएक्ट करने वाले हैं तो मैं इसको लिखता हूँ R, यानी जो रिएक्ट करने वाले हैं वो R तीर के लेफ्ट साइड में, और तीर के राइट साइड में जो बना है नया सब्सटेंस उसे क्या बोला, प्रोडक्ट। तो कैसे कैसे क्या कहानी हुई हो, देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट रिएक्ट, जो लोग रिएक्ट करते हैं, कच्चे मटेरियल यानी जो रिएक्ट करते हैं उन्हें बोल जाएगा रिएक्टेंट, और जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उन्हें हमने बोला प्रोडक्ट बोला। ओके चलिए, वर्ड इक्वेशन, यानी वर्ड इक्वेशन क्या है, शॉर्ट वे टू शो अ रिएक्शन। जब आप वर्ड में लिखेंगे तो शॉर्ट वे में आप लिख रहे हैं, है ना। एरो क्या बता रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। LHS में लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिएक्टेंट मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा एक और चीज़ है, द नेसेसरी कंडीशन, कई बार ऐसा होगा जो टेम्परेचर होगा, देखिए बात, जो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और कैटलिस्ट होगा ना, कि आपने ये कैटलिस्ट यूज़ किया, धीरे धीरे उसको इसी तीर के ऊपर ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे, इसी तीर के ऊपर, कहाँ, ऐसे तीर के ऊपर ऐड करेंगे, बात समझा, ऐसे तीर के ऊपर ऐड करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो भी फिजिकल स्टेट होगा, जो फिजिकल स्टेट है, जैसे आपने देखा कि यार गैस का आपने यूज़ किया, गैस G, कोई गैस है तो G यूज़ किया, लिक्विड के लिए L यूज़ करते हैं, सॉलिड के लिए S यूज़ करते हैं, इक्वस के लिए AQ यूज़ किए हैं, प्रेसिपिटेट के लिए PPT यूज़ किया है ना। ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं इसी के लिए होती हैं, ठीक। ओके, अब आते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। आपने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसका मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका ये भी मतलब है कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। ये कैसे होगा कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो एटम होने चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो मास बराबर आएगा, सिंपल सी बात है ना। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे आपने देखा Mg + O2 MgO, है ना, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए Mg कितना है, 1, यहाँ पर देखो LHS में, देखो राइट LHS में Mg 1 है, यहाँ पर भी Mg 1 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 1 है, क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे एटम को बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा आगे मल्टीप्लाई करूँगा, कहाँ, आगे। तो देख लो मैंने जैसे लिखा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 2 से तो मल्टीप्लाई आपने पढ़ा Mg में भी होगा और 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मेरा Mg तो 2 हो गया, तो इस तरफ क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे। अब देखिए बराबर कर लीजिए, 2 Mg इधर, 2 Mg इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। आगे आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, LHS RHS बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। इसका मतलब मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो भैया हाइड्रोजन तो क्या हो गया, 4, तो इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हाइड्रोजन हो जाए 4। ओके, अब आते हैं, देखो इधर कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन 1, इधर क्या है, हाइड्रोजन है 4, इधर है 2, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, सिंपल सी बात है, एक इजी वे में। हालांकि आपको पूरा सीखना है, तो एक बात आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपके मास को इक्वल करना है तो आपको ये एटम को भी इक्वल करना पड़ेगा। चलिए, अब देखो मुद्दा ये वाला क्वेश्चन आया था, तो मैंने ऐड किया PYQ में, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है PYQ, कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट सेम। सही बात है, बिफोर एंड आफ्टर आपने लिया था Mg और साथ में लिया था O2, यहाँ जाके MgO बन गया, यानी रिएक्टेंट अलग हो गया, पूरा उसका कंपोजिशन में चेंज हो गया। यहाँ कुछ और, यहाँ लिया था H2, यहाँ लिया था O2, वहाँ जाके बन गया H2O, तो यानी कंपोजिशन सेम नहीं रहता है, तभी तो क्या बना है आपका केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग इज नीडेड टू मेक अ केमिकल इक्वेशन करेक्ट। सही बात, अगर केमिकल इक्वेशन को करेक्ट बनाना है तो आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगा।
अनबैलेंस इक्वेशन का मतलब जो नंबर मैच नहीं करता, बैलेंस इक्वेशन का मतलब नंबर दोनों तरफ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वरना आप करके देख लीजिएगा कि जो भी इम्बैलेंस होगी, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, उसका मास आप लिखिएगा, है ना, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, वो अलग आएगा, LHS में अलग, RHS में अलग। अब आते हैं हाउ टू बैलेंस। NCERT ने पूरा 1.5 पेज, आई थिंक 2.5, 1, 2, 3 पेज के अंदर समझाया है कि कैसे बैलेंस करते हैं। हम उसको बहुत समराइज फॉर्म में समझने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैलेंसिंग का क्या करना है। सबसे पहले उसने ये कहा, ड्रा बॉक्सेस अराउंड फार्मूलाज। आप पूरा पढ़ के देखिए, हमने समराइज कर दिया है कि आप बॉक्स बनाइए, है ना, ड्रा बॉक्सेस अराउंड फार्मूलाज, यानी एनीथिंग, बॉक्स के अंदर कुछ चेंज मत करिए। आयरन को आयरन रहने दीजिए, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रहने दीजिए, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रहने दीजिए। उसके बाद क्या करना है, लिस्ट एटम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के LHS और RHS में आप एटम देख लो क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, रिएक्टेंट में LHS में आप देखेंगे आयरन, है ना, Fe, प्रोडक्ट में आप देखेंगे एक, ठीक है ना। ऐसे ही तो 1 बाय 1 आप जैसे ही डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 आप देखेंगे LHS में, ठीक। तो रिएक्टेंट आपको दिख जाएगा, हाइड्रोजन आपको दिख जाएगा, एक ही है, यानी देखो Fe एक, ठीक। और प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 3, है ना। तो एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, 2 है यहाँ पर भी। अच्छा हाँ, एक चीज़ का मिस्टेक हो गया है, मैं इसको मिटाता हूँ जल्दी से, वो बार बार एक, हाँ ठीक है, यहाँ पे ओके, हाँ प्रोडक्ट में यहाँ पे है 3, तो इसको मिटाते हैं, ये 2 बार खाली छप गया, ओके। तो सबसे पहले आप बताना रिएक्टेंट में और क्या है प्रोडक्ट में आपका, ओके ठीक, हाँ अब आराम से देखिए, ठीक है ना, आराम से देखेंगे। यहाँ पर आयरन क्या है, 1 है, ठीक है, और राइट साइड में जो RHS में 3 है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा 2, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा 2, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, तो अलग अलग है। अब इन्हें बैलेंस करना, क्या करना, बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम, ऐसा नहीं एक एक एलिमेंट को बैलेंस कर पकड़ो, है ना। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये जुगाड़ बता रहा हूँ, इस साइड मैंने लिखा, सबसे पहले आप मेटल को पकड़ो, हमेशा अलग, कई बार इधर उधर लिखा होता है NCERT वगैरह में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम नॉर्मली, है ना, तो पहले इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि चलो कि ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लो, है ना, तो जो 1 हैविंग मैक्सिमम एटम, तो बताया था सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करो या नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, या जो सबसे ज़्यादा हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि सबसे ज़्यादा क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। तो हमें उसको बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, आपने ये देखा कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कि राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड में कितना है, 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में 1 ही है, तो आपको इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, देख लो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सिंपल सी बात है। न्यू इक्वेशन क्या बन गई देख लो, तो आपने सिर्फ क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ओके। अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों बैलेंस करना पड़ा, जैसे ही आपने 4 से, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं क्लियर लिख रहा हूँ, देखिए ये था वाटर, ठीक है सर, ये था वाटर, और आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ओके सर, मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले सर अगर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना तो एक काम करते, H2O यहाँ लिख देते, 4 हो गया। भाई फार्मूला थोड़ी चेंज करना है, आपने तो पूरा फार्मूला ही चेंज कर देना, फार्मूला नहीं चेंज करना है, फार्मूला वही, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा और वो 4 ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, बात समझ में आ गई। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो बताइए 4 H2O, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। इसका मतलब अब राइट साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, जबकि वहाँ कितना है, 2, वहाँ कितना था, 2, इसलिए आपने वहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया, बात समझ में आई इतना। अब हो गया सब। अब फिर आपको क्या करना है, Fe3O4 बैलेंस द आयरन। अब सब कुछ हो गया है तो आयरन को बैलेंस करना है। तो आपने देखा कि यार आयरन 3 है, इधर 3 है, तो इधर आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। अब देख लो सारे एटम आपके ऑटोमेटिक बैलेंस हो गए। अब लास्ट में क्या करोगे, फिजिकल स्टेट ऐड कर दोगे, है ना, जैसे Fe सॉलिड के अंदर होता है, ठीक, H2O गैस के अंदर होता है, Fe3O4 सॉलिड के अंदर होता है ना, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है, 1 बाय 1 है। तो मैंने बहुत ईजी तरीके से जो NCERT में 2.5 पेज में था मैंने बता दिया, वरना तरीका आराम से क्या है बन सकता है कि देखिए
कई सारे रिएक्शन आप धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले मेटल या नॉन मेटल को बैलेंस कर लो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, लास्ट में जाके हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम सही आएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ आपको दिखा हुआ है सारी चीज़ें, 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। अब आपको ट्राई करना, अब समझ में ये आना सर अब क्या करें, हम किस तरीके से इस पूरे बैलेंसिंग को सही करें। तो मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है ना, एक और वीडियो। हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक खिंच ना हो जाए इसके अंदर। तो एक मेरी पुरानी वीडियो है, एक मेरी पुरानी, इसको मैं इसको भी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक मेरी पुरानी वीडियो है लास्ट ईयर की, बहुत अच्छे से 50+ एग्जाम्पल का मैंने दिया है, वाइट बोर्ड पे है। तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा, आप थोड़ा सा नेट खर्च करिएगा थोड़ा सा, और 720p पे उसको देख लीजिएगा, 720p। दोबारा यकीन मानिए इस पूरे चैप्टर या किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारे क्वेश्चन या सारे बैलेंसिंग वाले सारे उसमें ऐड कर दिए, हालांकि हम करने वाले हैं बैलेंसिंग वगैरह वाला क्वेश्चन सारा, बट मैंने वो, तो आपके पास 2 वीडियो आ गई है, एक तो केमिकल फार्मूला वाली, ये आप ज़रूर जाके देखिएगा, बात समझ में आ गई। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, 720p पे ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन की बात करते हैं एनसीईआरटी के। चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा सा। सबसे पहले उसने कहा कि वाई मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। हमने पहले कि मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव द लेयर, है ना, ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोई लेयर होगी तो उस लेयर को रिमूव करना है ताकि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके अच्छे से जल सके। क्लीनिंग इंश्योर प्रॉपर बर्निंग, ठीक है ना, इंश्योर प्रॉपर बर्निंग, प्रॉपर बर्निंग के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आपको ये वाला ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये वाला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है बेटा, आपको मैंने उस वीडियो में बताया है, वहाँ पे जो आप वीडियो देखेंगे हर चीज़, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको याद होगा। जैसे हाइड्रोजन H2 के अंदर होता है, जितने भी नॉन मेटल हैं H2, O2, है ना, N2, F2, खासतौर से यहाँ पे आएगा Cl2, ये सारे लोग इस फॉर्म में होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, कार्बन अकेला होता है ना, कार्बन अकेला होता है। नॉन मेटल में दो नॉन मेटल इस तरीके से होते हैं 2 के फॉर्म में। आप किसी भी नॉन मेटल को देखोगे, अक्सर नॉन मेटल क्या होता है, 2 के फॉर्म में होते हैं, सिवाय कार्बन के। जितने भी मेटल होते हैं वो अकेले होते हैं। जैसे कभी भी आप देखोगे सोडियम को, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, और आपका Mg हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, तो ये सब इस फॉर्म में होते हैं। ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए ताकि डायरेक्ट देखो। तो आप उसने कहा कि यार हाइड्रोजन है H2 के फॉर्म में, उसने कहा Cl2 के फॉर्म में, ठीक है ना, Cl, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, आराम से देख लो। यहाँ पे 2 तो यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फिर आया बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे बना, क्या है, तो मैंने इसीलिए कहा था ना कि आप वो वीडियो जब देखेंगे कि रिएक्शन कैसे बनाना है, हाउ टू मेक द रिएक्शन, 5 फार्मूला, केमिकल फार्मूला 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर कैसे बनाएं, तब ये पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी किसको क्या कहते हैं किसको। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, साथ में एल्युमिनियम यहाँ पे BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट क्या होता है, SO4, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्यों किसके साथ क्या क्या लगा हुआ है, क्यों Cl2 लगा हुआ है, क्यों सल्फेट के साथ 3 लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट के अंदर। ओके, फिर आते हैं सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम यानी अकेले, मैंने कहा था ना अकेला, देखो Na, वाटर H2O, साथ में क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और साथ में H2 हो गया। अब आता है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, सिंबल के साथ लिखना क्या, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो वही बेरियम क्लोराइड लिख दिया, एंड इन वाटर रिएक्ट टू गिव, अब समझिए, एंड सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट हमने लिख दिया, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट लिख दिया, और इसने कहा सोडियम क्लोराइड, तो हमने लिख दिया। जैसे जैसे वो कह रहा है हम लिख रहे हैं। तो बस एक ही प्रॉब्लम बच्चों को आएगी, सर फार्मूला कैसे बनाएं, तो फार्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। फिर आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, किस में HCl के अंदर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे सबके अंदर लिख रहा है इन वाटर, क्या लिख रहा है, हर जगह क्या लिख रहा है, सॉल्यूशन इन वाटर, जहाँ लिख दे इन वाटर, इन वाटर, तुरंत समझ जाए इन वाटर का मतलब किसकी बात कर रहा है, वो इक्वस मीडियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इक्वस मीडियम, तो इक्वस का मतलब वाटर के अंदर, बात समझे। तो NaCl और H2O बनता है। तो ये NCERT के क्वेश्चन थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। किसके अंदर दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बल्कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पूरा दिखा नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, मैं अगर सॉल्व करवा दूंगा मज़ा नहीं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पलर के 25,
क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 35। ये आपका होमवर्क रहेगा, जानबूझ के ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ ताकि आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं अगले वीडियो में पहले इसको सॉल्व करवाऊंगा, सॉल्व करवाने के बाद ताकि आपको उस वक्त तक रिएक्शन बनानी भी आ जाएगी, तो उस वक्त हमको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो जाके आज आपका होमवर्क रहेगा, आप जाके वीडियो देखिएगा, 2 वीडियोस इसके अलावा रिएक्शन बनाना कैसे है ना, रिएक्शन बनाना कैसे है और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, ये वीडियो आप देखिएगा, आपको ये चैप्टर 100% बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे 1 बाय 1। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों तक, बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, केमिस्ट्री में पढ़ा पाता हूँ या नहीं। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग, है ना। तो हम लोगों का सेकंड पार्ट ये आपका है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का। पहले पार्ट में हम सारे लोगों ने ये कवर कर लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उनका इंडिकेशन क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम लोगों ने ये एक्टिविटी पढ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल तकरीबन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उनको हम बैलेंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया था अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आइए आज बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें वॉइस ऑन नहीं हुई थी और इसलिए दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है ना। चलिए, पहली चीज़ तो ये हाईलाइट पोर्शन आप देखिएगा, हाईलाइटेड पोर्शन पूरा का पूरा। पहला, एटम ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, आप एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल के थ्रू हमने कहा ये कार्बन प्लस O2, तो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कार्बन है और ऑक्सीजन है। जब ये कोई प्रोडक्ट बनेगा CO2, तो देखो कार्बन कार्बन ही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। तो ये अलग बात है कि कल को जो है 1 से 2 बन जाए, 2 से 3 बन जाए, लेकिन कार्बन कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग, कि बॉन्ड ब्रेक होता है ना, और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, हमने कहा कि जैसे NaCl, आज Na और Cl एक बॉन्ड थे, आयनिक बॉन्ड, इस पर प्लस और इस पर माइनस धीरे धीरे पड़ेंगे, ये टूट चुके हैं, Na अलग हो चुका है और Cl अलग हो चुका है ना। इस तरीके से बात होती है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले ही आप समझ लीजिए 1 बाय 1 ताकि और डिटेल में। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिन का नेशन का मतलब कंबाइन होना। अब कंबाइन होने का मतलब क्या है, कंबाइन होने का मतलब सबको पता होता है कि मैंने एक चीज़ लिया और एक चीज़ लिया, है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक चीज़ बन गए, है ना। तो ये मैथ नहीं है कि 1 + 1 आपको 2 करना है, कंबाइन होकर। जैसे हमने कहा कि भाई कार्बन अलग लिया, ऑक्सीजन अलग लिया, आज दोनों अलग अलग हैं, 2 लोग हैं, लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गए हैं तो एक कंपाउंड बन चुके हैं, एक कंपाउंड बन चुके। तो एक ये था, एक ये था, लेकिन ये भी क्या बना है, एक। तो ये बात होती है, ये कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला। इसी का उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि रिएक्शन टूट रही है। तो NaCl जब टूटेगा तो यानी ये 2 लोगों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी का अपोजिट। फिर हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक ही बार में समझ लो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि देखो, मैं बैठा हूँ अकेले, साथ में मेरा दोस्त बैठा है किसी और को लेकर, B और C को लेकर। तो अगर मैं इनसे तगड़ा हूँ, मैं इनसे क्या हूँ, तगड़ा हूँ, ये मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, ज़्यादा मजबूत हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनमें से एक को अपने साथ ले लूँगा। तो AB मैं साथ में हो गया और C को मैंने कर दिया किनारे। ऐसा आप ना करना लाइफ में, है ना, ठीक है ना, दोस्ती बरकरार रखना। तो ये चीज़ है, यानी डिस्प्लेसमेंट। एक उसका भाई आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई देखो, आज AB एक साथ थे और CD एक साथ थे, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने क्या, भाई बहुत हो गया, अब तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना है, अब मुझे C के साथ रहना है। तो मैं अगर चला गया C के साथ तो बचा क्या, मजबूरी में B को किसके साथ जाना पड़ेगा, D के साथ जाना ही पड़ेगा, दोनों के पास कोई चारा नहीं। तो ये 2 लोग डिस्प्लेस यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर एक हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ आपको समझ में सही से नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अ रिएक्शन वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या उनसे ज़्यादा कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा कि अभी आपको दिखेगा। अच्छा, ये जो लोग कंबाइन हो रहे हैं 2 लोग, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं,
दोनों आपस में कंपाउंड हो सकते हैं या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में ऐड हो सकते हैं, है ना। 9th में आपने पढ़ा था एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ये सबसे पहला और सबसे वीआईपी एग्जांपल, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम, यानी आपने क्या लिया है मैग्नीशियम, कहाँ पे, एयर के अंदर। तो एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जानते हैं, क्लास 8th में आपने पढ़ा है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, यानी H2, यानी H2 लिया है आपने, है ना, और O2 लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है और बन गया है वाटर। तो सबको पता होता है एक चीज़ कि जो हाइड्रोजन होता है वो बर्न करता है ना, जलता है। अगर आप हाइड्रोजन को जलाएंगे यानी फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है, क्लास 8th की साइंस में आपने पढ़ा होगा। अल्टरनेटिव सोर्स इसको बना रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल। दूसरा, ऑक्सीजन सपोर्ट कंबस्शन, यानी ऑक्सीजन कंबस्शन को सपोर्ट करता है, यानी और अच्छा जलाएगा। और वाटर के बारे में तो आपको पता ही है ना, बताने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये H2 क्यों लिखा है, तो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि बेटा देखो जितने भी नॉन मेटल अक्सर आपको लिखे हुए मिलेंगे सब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, H2 मिलेगा, O2 मिलेगा, N2 मिलेगा, है ना, Cl2 मिलेगा, Br2 मिलेगा। ये सारे लोग 2 2 के फॉर्म में होते हैं, कार्बन बस अकेला होता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है 9th में आपने पढ़ी, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। आगे आते हैं एक्टिविटी नंबर 1.4, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी बात करते हैं। ठीक, सबसे पहला इन्होंने कहा कि आपने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप लिखने का ट्राई करिए, कैल्शियम का मतलब क्या होगा, Ca कैल्शियम, ऑक्साइड के आप देखो इस पर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2, यानी एक ही आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर। तो अब जैसे ही आपसे कहा गया कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये क्या होता है, स्लोली ऐड, है ना, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब रिएक्शन क्या होती है, इन्होंने कहा टच द बीकर, बीकर को जब टच करिएगा तो बीकर हीट नजर आएगा, क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो आपको गर्म लगेगा। ये अब ये वीआईपी मैंने कुछ चीज़ें दिया है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, Ca कैल्शियम, O का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड। तो इसे बोला जाता है क्विक लाइम या लाइम बोला जाता है ना। ये तो क्विक लाइम या लाइम, इसका जो यूज़ होता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ताकि एक बार में ही हम लिख लेंगे। इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, ताकि आप यहीं पे इसका यूज़ पढ़ लो, ठीक है, ओके। फिर आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं, तो ये जो आपको O को ऑक्साइड बोला, तो ये याद रखिएगा, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, है ना, ये बार बार यूज़ होगा, हाइड्रोक्साइड, ओके। ये स्लैग्ड लाइम कहलाता है, स्लैग्ड लाइम जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, तो CO3-2, इसे बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ये कॉमन नेम वाले जितने भी लोग हैं, मैं इनका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे कॉमन नेम बार बार यूज़ होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है, जो वाइट और शाइनी लेयर होती है। तो आप पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी किस तरीके जो एक्टिविटी अभी आपने ऊपर देखी थी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रो यानी वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ऑक्साइड ये आप पढ़ेंगे, जब भी ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। और इसे ही हमने क्या बोला, स्लैग्ड लाइम बोला। तो रिएक्शन कैसी होती है, कॉम्बाइन तो हो ही रहे हैं, साथ में हीट निकल रही है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया। और ये जो स्लैग्ड लाइम है, अभी आपको मैंने बताया कि स्लैग्ड लाइम का वाइट वॉश के अंदर यूज़ होता है। अब ये तो बात हो गई। अब मेन चीज़ ये है कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग्ड लाइम है, जब इसको CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसको हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कि CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता है, पानी। अच्छा, आगे जाके पढ़ेंगे, ये आपका बेस होता है ना। मैं हल्का सा बताता हूँ यहाँ पे, ये आप एसिड बेस चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे अब सबको नजर आ रहा है, क्लास 6 7th में आप पढ़ के आए हैं तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये देखो, ये आपको दिख ही रहा है क्या होता है, ये एक बेस होता है ना। और ये चूंकि कैल्शियम कार्बन एक नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा, एसिडिक नेचर का होता है। तो कुछ सोचो, एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट। तो कैल्शियम और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, तो ये आपका एक साल्ट बन जाता है। बात समझ में आई ना। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, एग शेल और चॉक, है ना, इसमें याद रखना है
एग शेल का यूज़ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है तो आपसे गलती नहीं होगी। और ये पहले ही बता दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट और शाइनी लेयर बनाता है ऑन द वॉल आफ्टर 2 से 3 डेज के बराबर, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये ट्रेडिशनल में यूज़ होती थी। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होने। अदर एग्जाम्पल है ना, और सारे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए, चाहे चाँद के हों, चाहे एनसीईआरटी के हों, चाहे एग्जाम्पलर के हों। Mg+O2 यानी MgO, यहाँ भी कंबाइन हो रहे हैं। Mg लाइनिंग फर्नेस, वाटर का फॉर्मेशन सेकेंड इक्वेशन हो रही है। कार्बन के साथ जब O2 मिलाएंगे CO2 जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है। हालांकि आपको पता है, बट मेरा काम है यहाँ पे आपको कि VIP बताना कि क्या क्या आपसे हाई ज़्यादा पूछ सकता है किस तरीके से। यानी अगर कोई जलती हुई चीज़ के पास लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगी, है ना, इस तरीके से। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये CO2 की टेस्टिंग करने की भी रिएक्शन है कि अगर आप CO2 को टेस्ट करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन भी काम आती है, ये वाली 4 नंबर की रिएक्शन। HCl है ना, देखो H2+Cl2, HCl बनेगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। NaCl2 NaCl बनेगा जो कॉमन साल्ट होता है, सबको पता है। ये आयरन सल्फाइड है, जैसे O-2 ऑक्साइड होता है, S-2 क्या होता है, सल्फाइड होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई O-2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे लोग ऑक्साइड होते हैं O-2 अगर कहीं पे। इसी तरीके से अगर S-2 है तो उसे क्या बोलेंगे, सल्फाइड, है ना, ऑक्सीजन के नीचे ही पीरियोडिक टेबल में ये आपको मिल जाएगा। तो ऑक्साइड और सल्फाइड ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत हेल्प करती हैं आगे। ओके, और वाई ये कैल्शियम, ये वाली रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है अभी जस्ट, है ना, ये वाली वाइट वॉशिंग वाली। और ये वाली भी रिएक्शन 7 और 8 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। NH4Cl NH4Cl, है ना। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी अगर NH एक ही कंपाउंड आता है जहाँ नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला प्लस होता है, इसे बोला जाता है अमोनियम। क्या बोला जाता है, अमोनियम, है ना। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है तो अमोनियम, बाकी क्लोरीन है तो क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। डेंस वाइट फ्यूम बनता है, तो एक लाइन खाली आप डेंस जो है वाइट फ्यूम, है ना, ब्राउन फ्यूम की बात करेंगे, वाइट फ्यूम यहाँ पे। बाकी CO2 है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। SO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इससे बनेगा। तो ये बात आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे, डीकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। अब तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर वो, अच्छा ये अपोजिट है क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में बना रहे थे, इसमें हम तोड़ रहे हैं, है ना। चलिए अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप एनर्जी देंगे ये हीट में दे सकते हैं। तो हीट क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी। लाइट कहीं पे दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, फोटो, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाया था CaCO3 यानी लाइम स्टोन, तो यहाँ फिर से एक बार लिख लेते हैं। चीज़ों को बार बार लिखने से ना आदत जाती नहीं, ख़राब नहीं होती, यानी रफ भर जाए, कॉपी भर जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइंड में सेट होना चाहिए। तो हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइम स्टोन, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में CO2। तो यहाँ मैंने लिखा है कि कभी भी अगर CO3 को आप हीट करेंगे, CO3 को आप हीट करेंगे, उससे आपको CO2 गैस मिलेगी। अपने पूरे सिलेबस के अंदर आपको पता चलेगा। और CO2 से क्या बन जाएगा, CO3 बनेगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा, CaO अभी बताया था लाइम या क्विक लाइम बोला जाता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज होता है और गिलास में। तो एक रिएक्शन ये हो गई। दूसरा आता है डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम, के का मतलब पोटेशियम क्लोरेट, ClO3 क्या हो जाता है, क्लोरेट, है ना, ये आगे। तो एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कहीं कहीं आपको मिल जाती है, सिर्फ इतना याद रखना है, पोटेशियम क्लोरेट से हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब एक चीज़ का ध्यान देना, जो आपका Fe होता है आयरन, वो +2 और +3 दोनों के अंदर होता है। जब +2 होगा उसे बोले जाएंगे 2, यानी 2 में रो यानी अस, है ना, तो फेरस, है ना, ये भी आपको पता चलेगा। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो, जैसे आयरन का +2 +3 है तो कम वाले को अस बोलते हैं, ज़्यादा वाले को इक। जैसे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप देख लेना, है ना, जिसमें ऑक्सीजन कम यानी सल्फर पे कम, वो अस और इक, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्या क्या याद रखना समझिएगा बहुत ध्यान से। और एक बात समझिएगा, है ना, ताकि ये भी आपको निकालना आए। देखिए ये मैंने लिया Fe2O3, इसको फिर से बोलता हूँ, इसको फिर से करवा देता हूँ, है ना, जैसे कि कैसे आप निकालेंगे, किस पर कौन सा चार्ज आता है। अलग क्लास 9th का है बट फिर भी बताता हूँ। देखो Fe2O3, अब मुझे इसका निकालना है आयरन का। तो आयरन कितना है 2, और आयरन पे मैंने अभी मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया x, 2x प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, और ऑक्सीजन है कितना ×3 बराबर टोटल चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं, 0। तो आपको पता चल गया कि 2x
-6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सबको पता है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 यानी +3। तो x की वैल्यू आपको आ गई, यानी आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। और जो +3 वाले होते हैं यही बताया, देखो फेरस है ना, +2 वाले को आयरन 2 सल्फेट फेरस, और इक का मतलब क्या होता है 3 वाला। बात समझ में आ गई? ओके। अब ये ऑब्जर्वेशन आपको, ये आपकी एक्टिविटी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे पूरी एक्टिविटी तो आपको पता चल जाएगा कि जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जब इसको तोड़ेंगे, ये जब ऑक्साइड बनेगा तो ब्राउन कलर की ऑक्साइड बनेगा, और SO2 और SO3 जो गैस आएगी उसकी स्मेल आती है। तो इतनी चीज़ें आपको, यानी कलर चेंज का एक अच्छा एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं। जैसा कि आप ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं कि ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंज कलर चेंज हो गया है। एमिशन ऑफ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर है ना, तो बर्निंग सल्फर की क्या आ रही है, स्मेल आ रही है बर्निंग सल्फर की। और ब्राउन सॉलिड जो है वो आपको पता ही चलेगा कि यहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो चुका है, तो सॉलिड को आपको ध्यान देना है, ये सॉलिड होता है। तो नोट में एक तो हीट दे रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, इसके अंदर 7H2O यानी क्रिस्टल होते हैं पानी के। जब आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, पहले पानी लूज होगा, तो पहले पानी लूज होगा, उसके बाद क्या होगा, वाइट कलर में जाएगा और तब डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये स्टेप याद रखिएगा, स्टेप नंबर 1 लूज, फिर वाइट टर्न, फिर डिकम्पोज, और ये आपको स्मेल मैंने बता दिया। अब एक अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में जो आपको याद रखना है, सबसे पहली चीज़ बैलेंसिंग याद रखना है। अक्सर आप भूल जाते हैं, तो लोग बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके 2 को याद रखिएगा तो पूरी बैलेंसिंग आपसे हो जाएगी। तो NO3 होता है नाइट्रेट, PB मतलब लेड नाइट्रेट। क्यों ऐसा होगा कि इस यहाँ पे 2 लिखा है कि देखो सिंपल, कि जो PB होता है वो +2 के अंदर होता है, नाइट्रेट -1 के अंदर होता है, इसलिए नाइट्रेट हमने 2 लिया। जैसे ही इसको हीट करते हैं तो एक तो ऑक्साइड बनता है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, ये हायर रिएक्शन में क्लासेस में पढ़ाई जाती थी S ब्लॉक के अंदर कि ऐसा क्यों होता है, P ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा है ना। इस तरीके से आपसे बात होगी, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं PbO यानी एलो। अब यहाँ पे NO2 बना यानी ब्राउन फ्यूम, ऑक्सीजन क्या है स्प्लिट है। अब देखो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ब्राउन फ्यूम है वो NO2 का ब्राउन फ्यूम मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PbO एलो बना हुआ है, लेड मोनोऑक्साइड एलो जो लेफ्ट बिहाइंड, और O2। अब ऑक्सीजन की टेस्टिंग कैसे करेंगे? अब यहाँ मैंने बताया कि ऑक्सीजन की जो टेस्टिंग होती है वो कैसे होती है, ग्लोइंग स्प्लिंटर, यानी एक चिराग जो भी लैब में स्प्लिंटर होता है, स्प्लिंटर उसको लेकर आएंगे तो उससे कन्फर्म हो जाएगा। क्यों कन्फर्म हो जाएगा? यहाँ पे 3 चीज़ें आप देखिएगा, किसी भी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए 3 ही गैस अपने को मिलेगी, पूरे सिलेबस के अंदर 3 गैस मिलेगी, है ना। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ। जब भी आपके पास ग्लोइंग स्प्लिंटर आएगा, 3 चीज़ें एक साथ मैं लिख देता हूँ, डब्बे के अंदर पैक कर लीजिएगा। देखिए, अगर हाइड्रोजन वहाँ पे लेकर आओगे तो हाइड्रोजन जब भी माचिस से कोई भी, तो आपको मिलेगा पॉप साउंड। क्या मिलेगा? पॉप साउंड मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर कभी भी आप लेकर आएंगे ऑक्सीजन गैस तो वो और अच्छे से सपोर्ट कंबस्शन, तो और अच्छे से जलने लगेगा। तो ये कंबस्शन क्या करेगा? सपोर्ट, है ना, सपोर्ट करेगा कंबस्शन को। और गलती से आप लेकर चले आए CO2 तो ये क्या कर देगा? डिस्टिंग्विश कर देगा, यानी बुझा देगा। तो ये 3 आपको कभी भी अगर टेस्ट पूछ ले, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके टेस्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको हाईलाइट करके रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये कहीं भी अगर आपसे पूछे जाएँ किसी भी मामले में, ये कि क्या क्या करवाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ओ मिस्टेक गाइस। ओके, चलिए ये बाद में टेबल बना दूंगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर पे। अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी कभी बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? करंट पास करवाएंगे, किसका? वाटर का। और जब भी करंट वाटर में पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, यानी जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो आपको दोनों ये चीज़ दिख रही है आपको, ये पूरा ना, ये इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो यानी एक एनोड होगा, एक क्या होगा? कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना यहाँ पे। तो पूरी एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ एक्टिविटी में आपको मिलेगा, आपने प्लास्टिक मग लिया है, 2 इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे आपने 6 वोल्ट की बैटरी लिया है। अच्छा, बैटरी क्यों लिया है? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी, ये तो आपको पता ही है ना चीज़। उसके बाद क्या किया है आपने
कि इस तरीके से आपने देखो यहाँ पे ऐड वाटर विद द फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि आपने क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाला है। पूरी एक्टिविटी पढ़ेंगे बेन। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला है, इस पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। जब प्योर वाटर होता है, पूरा पानी एकदम जिम्बा, तो आपने क्लास 8th के अंदर पढ़ा कि जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, उसके अंदर आयन नहीं होते हैं। बट हमको तो कंडक्टर चाहिए, हमको तो फ्लो करवाना है, तो हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं एसिड, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, एसिड हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट बेस हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट साल्ट भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, अच्छा, तो जो आयन देगा। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, आयन देते हैं, और आयन की मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जब आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वाटर टूटेगा, और अगर वाटर टूटेगा तो वाटर क्या, देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ एक तो H2 जब टूटेगा तो ऑक्सीजन अलग होगी, और ऑक्सीजन से बनेगा O2, और O2 का मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये एनोड पे बनेगा। खुद अंदाज़ा लगाइए, रटना मत कि भाई यहाँ से दो चीज़ें बनेगी, यहाँ से क्या बनेगी, दो चीज़ें, एक तो ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। तो अगर वाटर से ऑक्सीजन निकल जा रही है, मतलब रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शन, तो कौन सी गैस बनेगी, H2, और रिडक्शन कैथोड पे होता है। जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग करने में ये हाइड्रोजन के साथ 2 आएगा, यानी ये डबल बन रहा है। कितना बन रहा है, डबल। तो इसीलिए बताया गया कि जो गैस बनेगी वो डबल, यानी ज़्यादा कहाँ बनेगी, वो ज़्यादा गैस बनेगी कैथोड पर, यानी आपको H2 ज़्यादा मात्रा में दिखेगी। और पॉप साउंड मैंने पहले ही बताया था, हाइड्रोजन को पॉप साउंड से और ऑक्सीजन को कंबशन सपोर्ट करने के हिसाब से हम बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.8 में, जहाँ पे आपको लिया गया है सिल्वर क्लोराइड। Ag मतलब सिल्वर, Cl माइनस का मतलब क्या होगा, क्लोराइड। तो Ag सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर की होती है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा जाता है तो क्या होता है कि Ag ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो सॉलिड मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रे कलर में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सिल्वर मेटल बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर मेटल। इसका यूज़ कहाँ होता है, वाइट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज़ होता है। सेम ऐसे ही AgBr होता है। अब ये समरी टेबल आपको मिल गया पूरा का पूरा कि एक्टिविटी 1.5 में फेरस सल्फेट आपने लिया था, हीट दिया तो इसलिए बोला थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आपको ये चीज़ें मिली, है ना, फेरिक ऑक्साइड वगैरह। लेड नाइट्रेट में आपको ये तीनों चीज़ें मिली, वाटर वाले में आपको ये मिला, और सिल्वर क्लोराइड वाले में आपको ये चीज़ें मिली, ठीक है ना। अब ये एक्टिविटी ध्यान से देखिएगा, इस एक्टिविटी को, ये एक्टिविटी आपसे कहा गया करवाइए। तो एक्टिविटी कुछ नहीं, आपको देखो बोला गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने Ba बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड अभी बताया था। इनको जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या पूरी रिएक्शन में कि BaCl2 एक साथ चला आएगा, वाटर बन जाएगा, और बचा हमारे पास क्या, अमोनिया। तो अमोनिया पे आपको ध्यान देना कि यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगी। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है ना, ये ऊपर भी मैंने मार्क किया, नीचे भी की पॉइंट में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब अगर होगी तो कहाँ से होगी, जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब होगी तो बाहर से होगी। तो इसलिए बाहर का माहौल कैसा हो जाएगा, हीट वहाँ से आ रही है तो मतलब ठंडा हो जाएगा बाहर का माहौल, और हीट ले रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अमोनिया गैस यहाँ पे बन रही है NH3 गैस, बाकी बेरियम क्लोराइड और वाटर। ओके अब उसकी बात करते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कि आपसे सॉरी अ सॉल्यूशन इज सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। जैसे ही वाइट वॉशिंग का नाम लिया हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ओहो वाइट वॉशिंग मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और जैसे रिएक्ट वाटर के साथ करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ गैस डबल क्यों होती है, और उस गैस का क्या नाम है, तो हमने पहले ये भी बताया था कि डबल क्या होती है, हाइड्रोजन बैलेंस करने पर, तो उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात। तो पहले ही बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक ने दूसरे को हटा दिया। अब किस बेस पे हटाएगा, तो जाहिर सी बात है जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा। जो मोर होगा कैसे पता चलेगा, ये मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज या इसे एक्टिविटी सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसे एक्चुअल में क्या बोला जाएगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी सीरीज। रिलेटिव का मतलब क्या है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना। अच्छा यहाँ हाइड्रोजन पे फोकस करना है, कुछ लोग हाइड्रोजन से ऊपर हैं, कुछ लोग हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो हमारा जो काम चल जाता है इतने से कि भाई हाइड्रोजन के नीचे वालों को याद रख लो, कॉपर Hg Ag Au, है ना। छापा यानी पूरा C छापा के नाम से जानते थे, P इन्होंने नहीं लिखा है, हायर क्लासेस में लिखा जाता था। तो कॉपर Hg
AgAU, ये सारे लोग हैं। अच्छा, ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं। तो आपको ये ध्यान देने से मैं कई एग्जांपल आपसे पूछूं कि K और Na में कौन जीतेगा, तो ज़ाहिर ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है तो K जीत जाएगा। फिर मैंने कहा एल्युमिनियम और जिंक में कौन जीतेगा, अरे भाई एल्युमिनियम ऊपर है वो जीत जाएगा। फिर मैंने कहा आयरन और कॉपर में कौन जीतेगा, तो कॉपर बेकार आदमी है तो उससे जीत जाएगा। तो ये ध्यान आपको देना है इस तरीके से, है ना। चलिए, जैसे खुद सोचिए, देखिए यहाँ पर क्या है, Fe आयरन, कॉपर सल्फेट। कॉपर अभी किसके साथ बैठा है, SO4 यानी सल्फेट के साथ। खुद बताओ कॉपर कहाँ है, बहुत नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है। और आयरन कहाँ है, ऊपर है, तो आयरन उसको हटा देगा। तो आयरन ने उसको हटा दिया तो कॉपर देखो अलग हो गया, आयरन सल्फेट हो गया। इस तरीके से पूरी जो आपको रिएक्टिविटी यहाँ पे पूरी एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, पूरी एक्टिविटी को पढ़िएगा कि आपने टेक 3 आयरन नेल, कहीं कहीं लिखा 3 आयरन नेल है, रबिंग सैंड पेपर से उसको हमने रब किया है ना, पूरा रब कर दिया ताकि कोई भी रिएक्शन होने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिया है टेस्ट ट्यूब वगैरह लिया है, उसमें डाला है 20 मिनट तक, ये सारी चीज़ें। तो अब क्या क्या होगा ये देखो, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है बिल्कुल, और आयरन डिस्प्लेस कर देगा, सही बात है। तो हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर है, ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, अब कॉपर सल्फेट तो रह नहीं गया। अब यहाँ पे खुद देखो, पहले ये ब्लू कलर का था, अब तो कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, दूसरे के साथ चला गया, तो ये कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, है ना। और रेडिश ब्राउन कॉपर जो है वो डिपोजिट हो जाएगा, कि जो कॉपर अलग हो गया था अब रेडिश ब्राउन यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे मैंने कहा Fe प्लस कॉपर, जहाँ जहाँ कॉपर आएगा वो ध्यान देना, कॉपर आ रहा है किसके साथ, Fe, तो इसका मतलब Fe हटा देगा, देखो कॉपर अलग हो गया इस रिएक्शन के अंदर, है ना। ओके, फिर यहाँ पे Zn और कॉपर। अच्छा, फिर देखो कॉपर से ऊपर कौन होता है, Zn, कॉपर हट गया। Pb प्लस Cu, फिर हमने देखा यार कॉपर तो नीचे होता है हाइड्रोजन के, एकदम बेकार वाला आदमी है, वो जीत गया। हाँ, इस वाले में आपको देखना है कि कॉपर और Ag, अब यहाँ रिएक्टिविटी एक बार फिर से देख लो, कॉपर और Ag। अब जब कॉपर यहाँ है और Ag, बताओ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और Ag में, तो जाहिर सी बात है एक ही एग्जाम्पल आपका आएगा यहाँ पे कि कॉपर और Ag में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए आज क्या होगा, आज कॉपर के बोल बल्ले हैं, तो कॉपर क्या करेगा, आज Ag को हटा देगा, तो Ag बेचारा चुपचाप बैठ जाएगा, है ना। इस तरीके से पूरे जितने भी रिएक्शन आप देख रहे हैं, सारे रिएक्शन को 1 बाय 1 आप बात कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल अच्छे अच्छे इसमें दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आपको बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पढ़िए, 2 आयनिक कंपाउंड, यानी जो तो कंपाउंड होने चाहिए, आयनिक होने चाहिए, यानी आयन के अंदर टूट जाने चाहिए। अब खुद अंदाजा लगाओ, आयन के अंदर कब टूटेगा, जब वो क्या होगा, पानी के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पानी के अंदर रिएक्शन अक्सर ये करवाएंगे, है ना। ये आयन क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, तेरा मेरा मेरा तेरा, तो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की रिएक्शन, है ना। धीरे धीरे आपको ये एग्जांपल सबसे पहले ये समझाता हूँ, है ना। ये वाली एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, जब ये लोग पानी में गए, जब ये लोग पानी के अंदर गए तो क्या हुआ भाई, Na अलग हो गया, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Ba। तो आज क्या था, पहले Na, आप ध्यान से देखेंगे, पहले Na किसके साथ था, SO4 के अंदर। आज एक्सचेंज हो जाएगा, Na चला जाएगा Cl के साथ, Ba चला आएगा SO4 के साथ, यानी आयन के एक्सचेंज हो चुके हैं, प्रेसिपिटेट बन चुका है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे जो बैठेगा, है ना। यहाँ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो नीचे बैठ जाए, जो घुले ना, है ना, ये चीज़ ध्यान देनी। तो अच्छा, दूसरा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, उसके अंदर भी एक्सचेंज होता है। H के अंदर H प्लस Cl माइनस, आज HCl के साथ है, लेकिन आज H हो गया OH माइनस के साथ, तो यानी प्लस इसका प्लस उसके माइनस के साथ, उसका प्लस इसके माइनस के साथ, इस तरीके से कहानियाँ होंगी। अच्छा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो एक्सचेंज होता है आयन का, जैसा कि हमने पहले ही देखा, यूजुअली एक्वस सॉल्यूशन, ये हमने बात किया, अक्सर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोली जाती है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप देखें AgNO3 NaCl, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। इसी तरीके से BaCl2, जब जो दो है ना, तो BaSO4, अभी बताया आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, एक बेस है एक एसिड है। बेरियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें। अब ये एक्टिविटी 1.2 जो हमने बहुत पहले, आपने लास्ट रिएक्शन किया होगा, एक्टिविटी 1.2, उसकी एक्टिविटी है कि जब आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाते हो तो PbI2 के साथ चला जाता है और इस चीज़ का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन थी हमारी 4।
अब हमारी रिएक्शन जो बचती है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं चाहता हूँ इसको अलग वीडियो में पूरा करें, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी रिएक्शन है ना, इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर हम पूरी बात करेंगे। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, है ना। तो इस वीडियो को आप दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, बताइएगा कमेंट में ज़रूर, आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट में बताइए कैसा हाँ जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहली चीज़ तो ये है, तो मैं पहले ही आपसे कह दे रहा हूँ, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक है ये वीआईपी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए हम इसको हर लिहाज से समझते हैं ताकि एक भी पॉइंट हमारा छूटते हुए ना जाए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको एक ही याद करना है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से एक ही आपको याद रखना है, ताकि एक सही हो जाएगा तो दूसरा उल्टा कर देंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो आप एक चीज़ का इंपॉर्टेंट चीज़ करिएगा पहले, इसको इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको डिटेल में आप समझिए, फिर आपको बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये बात होती है कि देखो सोडियम Na पर +1 चार्ज होता है, सबको पता होता है। तो यही +1 उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उस पर कौन सा चार्ज होता है। इन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन, है ना। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ 1 बाई 1। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 बाई 1, फिर NCERT का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने ये कहा Na, जब कोई भी एलिमेंट, याद रखिएगा धीरे धीरे चीज़ें आपको पता चलेंगी, जब भी कोई भी एलिमेंट अकेला होता है तो उस पर चार्ज कितना होता है, 0। लेकिन मैंने कहा कि ये यहाँ पे Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। फिर कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे आपने Na के ऊपर 0 है, अकेला ये भी है, अकेला ये भी है। तो जो मैंने कहा ना, ये Na अकेला नहीं है, हो सकता है ये Na क्या हो, Cl, Na प्लस Cl माइनस। तो अब क्या हुआ होगा, तो अगर आप Na को ध्यान से देखेंगे तो पहले Na पे 0 चार्ज था, अब Na पर प्लस चार्ज है। तो क्या घटा या बढ़ा, तो मैंने कहा कि सर बढ़ गया है। और अगर बढ़ गया है तो इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही हम लोग बोल देंगे क्या, ऑक्सीडेशन, यानी इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा चलते हैं, जब हम रिडक्शन की बात करेंगे तो मैंने कहा कि यही जो Na था, आज वो Na प्लस था और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, Na में, यानी 0 में, जब कुछ ना दिया हो मतलब 0। तो प्लस से 0 में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ होने का मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन, है ना। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ये एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। तो पहले इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो, फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, आगे आपके बहुत काम आएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा Cl के ऊपर मैंने चार्ज लिखा माइनस, और मैंने देखा कि ये Cl कन्वर्ट हो रहा है, ये NCERT का एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा। Cl कन्वर्ट हुआ है Cl2 में। अब फिर वही बात आती है कि सर हम कैसे माने, देखो NaCl यानी Cl माइनस था, ठीक है सर, माइनस चार्ज है। जब Cl2 पे कुछ भी नहीं दिया है तो क्या होता है, 0। धीरे धीरे आपको पता चलेगी, जब कोई भी एलिमेंट सेम हो जाए, Cl सेम है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, तो दोनों पे तो चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो सेम एलिमेंट है। धीरे धीरे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब बताइए, माइनस से 0 में कन्वर्ट हुआ है, माइनस से 0 में घटा या बढ़ा, भाई माइनस से तुम 0 में गए हो, इसका मतलब तुम बढ़े हो, और बढ़े हो इसका मतलब क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस वाले एग्जाम्पल को आप याद रख लो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। अब बात समझ में आ गई सबको। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो Cl-1 था वो कन्वर्ट हो गया Cl2 के अंदर, क्योंकि हमारे इसमें यही एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो सर इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या एग्जाम्पल देंगे, वही एग्जाम्पल जो हमारे NCERT में है कि Na प्लस कन्वर्ट हुआ है Na के अंदर, Na सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड यानी 0 के अंदर, तो ये डिक्रीज़ हो गया है। फिर कुछ लोग कहेंगे सर एक तो बात समझ में आ गई, इसलिए डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, आगे यूज़ होगा। फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सर ये लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको बता दीजिए। आइए बात कर लेते हैं हल्का सा, इसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, सेम है ना। चलिए, जैसे मैंने कहा कि ना देखो यहाँ पे समझिएगा, Cl के अंदर -1 चार्ज है और मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया क्या, Cl0 के अंदर। अब खुद बताइए, लेफ्ट में -1 चार्ज है तो राइट में भी क्या होना चाहिए, -1 चार्ज। चार्ज को तो बैलेंस करना है, बैलेंस करना पड़ेगा अपने को। तो आप क्या करेंगे, इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। आओ, क्या एक इलेक्ट्रॉन इधर आया,
तो क्या एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो यही सेम एग्जांपल यहाँ चिपका दो, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अच्छा एक और रीज़न समझ सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा यानी बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो कई सारे एग्जाम्पल से आपको मैं समझा सकता हूँ, थोड़ा मैंने टाइम दिया, अब भी ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा इस चीज़ को, है ना, बट मैंने कोशिश किया कि मैं पूरी डिटेल में अच्छा यहीं पर सेम इस एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल देंगे हम, देखो कैसे मैंने लिखा यहाँ पे Na+, ठीक है Na+, और मैंने इस तरफ लिखा Na0। अब खुद बताओ राइट साइड में चार्ज कितना है? 0 है, लेफ्ट साइड में प्लस है और मुझे 0 लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इस वाले को मिटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो कॉन्सेप्चुअल समझोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने इधर लिखा Cl2 चार्ज 0, तो मुझे लेकर आना था, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं ले आया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, वहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अब बात समझ में आ गई सबको? चलिए अच्छा, अब जो हमारे काम का चीज़ है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये गेन ऑफ ऑक्सीजन है। तो नाम में ही पता चल रहा है, O यानी ऑक्सीडेशन, यानी आप क्या कर रहे हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो, उल्टा में लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे। तो एक ही याद करिएगा, ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं कि अगर ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा। इसी में ये भी दोनों क्या हैं, उल्टे हैं। अच्छा रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया, तो ये भी दोनों आपस में क्या हैं, अपोजिट, यानी आपस में क्या हैं, उल्टे हैं, आपस में क्या हैं, उल्टे हैं, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये आपस में क्या हैं, उल्टे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो एग्जाम्पल NCERT के हैं उनको आप ध्यान दीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत फेमस एग्जाम्पल है, VIP, है ना, ये VIP कर लीजिए, बहुत फेमस एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले आयरन अकेला था, आयरन पे ध्यान से देखो, आयरन पहले क्या था, अकेला था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया और वाटर के प्रेजेंस में, तो आयरन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन यानी OH हाइड्रोक्साइड जुड़ गया। कंबस्टन में क्या है, देखो कार्बन अकेला है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। कंबस्टन का मतलब आपने क्लास 8th में पढ़ा है कि कार्बन, किसी भी कार्बन की चीज़ों को, लकड़ी हो, तेल हो, कोई भी सब कार्बन वाले हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, तो चाहे आप कंबस्टन की बात कर लो चाहे बर्निंग, कि हाइड्रोजन को आप बर्न किए हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अच्छा, सबसे पहला एग्जाम्पल शुरू में हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, तो ये भी जो एग्जाम्पल था O2 के प्रेजेंस में जो भी चीज़ें हो रही वो ऑक्सीडेशन। सबसे VIP जो हमारे काम आने वाला है चौथे चैप्टर के अंदर वो ये वाला है ना, ऑक्सीजन एक अलग रूप। अच्छा, इसमें क्या होता है, एथेनॉल। तो एक चीज़ यहाँ और बता देता हूँ मैं आपको, देखो जब भी एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल से सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ धीरे धीरे आपको, हालांकि हमारे सिलेबस में पूरा नहीं है ना, वरना हम पूरी बातें आपको बताते। तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, एल्कोहल है, ये है एल्कोहल, और एल्कोहल से बन गया है एसिड, एल्कोहल से क्या बन गया है, एसिड, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। हालांकि ये स्टेप वाइज होता है, पूरी बातें मैं आपको नहीं बता सकता, अब सिलेबस में है नहीं। अच्छा, रिडक्शन में क्या बात होती है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन गया, तो आज देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, और यहाँ कॉपर क्या हो चुका है, अकेले हो चुका है, तो रिडक्शन हुआ है। ऐसे दूसरा, यहाँ पे आयरन के साथ क्या है, Fe2O3, है ना, इसका मतलब ऑक्साइड, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आयरन क्या हो चुका, अकेला हो चुका है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है। सेम है ना, ZnCO, तो Zn अकेला हो चुका है, देखो लॉस हो चुका है। लेड ऑक्साइड, इसमें भी देखो कि रिडक्शन, ऑक्साइड का Pb के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हट गया, है ना। MnO2, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस कुछ चीज़ों को जो इसको मैं VIP करता हूँ उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलो, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई, क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब खुद सोचो, अपना एक नॉर्मल चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं बताऊँगा, बहुत ईजी वाली चीज़, एक ही को याद रखना, तुम सिर्फ एक, फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ एक याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग क्या लगाओगे भाई, एजेंट का मतलब क्या होता है, जो काम करवाता है ना, एजेंट का मतलब क्या है, काम करवाता है, सिर्फ इतना दिमाग रखना, एजेंट का मतलब जो काम करवाता है। अब बताओ कौन सा काम करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन का, कौन सा काम करवाएगा, ऑक्सीडेशन का, कौन सा काम करवाएगा, इतना दिमाग में रखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट काम करवाता है भाई, एजेंट को हम पकड़ते हैं, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा भाई, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा तो खुद क्या होगा,
जो दूसरे काम करवाएगा तो खुद का तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा मान लो, तो खुद होगा रिड्यूस। तो यही दिमाग में रखना है अपने को। अब देख लो, पढ़ के देख लो, द सब्सटेंस दैट गिव ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जो देखो ना बताया ना, अच्छा इट गेट रिड्यूस, जो ऑक्सीजन देता है यानी दूसरे क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजन रिमूव करो। तो इतना ही दिमाग में रखना है सारी चीज़ें, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, है ना, कॉपर CuO प्लस H2। अब खुद सोचो, कॉपर ने क्या किया, खुद रिड्यूस हुआ है। ऐसे सबसे पहले अपना दिमाग लगा लो, कॉपर खुद क्या हुआ है, रिड्यूस। देखो लिखा ना, कॉपर खुद क्या हुआ है, रिड्यूस। क्यों भाई, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, हट गया है, तो कॉपर खुद क्या हुआ है, आर का मतलब रिडक्शन। तो दूसरे क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो इसका मतलब CuO क्या है, CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और हाइड्रोजन क्या करवा रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको भी पढ़ लो, अब एक ही बताया है, दूसरा ऑटोमेटिक पढ़ लो। रिड्यूसिंग एजेंट, मेरे साथ पढ़ो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये रिड्यूस करवाएगा, तो खुद क्या होगा, खुद होगा ऑक्सीडाइज। खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, खुद ऐसे अंदाज़ा लगाओ, ZnO इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या करवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात समझ में आ गई सबको। तो ये दिमाग में रखना है, यानी कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे, है ना, यानी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। कुछ भाई जो खुद क्या होगा, रिडक्शन करवाएगा, जो रिड्यूस करवाएगा, खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे उल्टा समझना है चीज़ों को। ओके, तीसरा देखो, इस एग्जांपल को पकड़ो ध्यान से, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन। इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे तो H2S प्लस Cl2। अब इसमें ऑक्सीजन तो नहीं नज़र आ रहा है, तो जब कभी भी ऑक्सीजन नज़र ना आए तो आप हाइड्रोजन भी बात करो। तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ने क्या किया, H2S, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो H2S और यहाँ से कन्वर्ट किस में हुआ है, HCl, किस में कन्वर्ट हुआ है, HCl। तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्लोरीन क्या हुआ है, रेड्यूस। अच्छा, एक तरीका तो आपको यहाँ से मिल गया। अच्छा, इसका उल्टा आप समझ लोगे, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूस किया होगा दूसरे को, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाता हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्या समझाता हूँ, देखो क्लोरीन पे चार्ज क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, ज़ीरो है। भाई जो भी साथ में होते हैं उन पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पे H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। बताओ, ज़ीरो से गया किस में, -1 के अंदर। ज़ीरो से गया क्या, -1 के अंदर। इसका मतलब इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो देख लो, क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन। देख लो, ये कॉन्सेप्चुअल, ये कोई आपको जल्दी नहीं बताएगा इस तरीके से, ताकि और ना समझ पाओ तो और आसान। दूसरा आओ, इसमें देखो भाई, हाइड्रोजन प्लस के अंदर होता है तो हाइड्रोजन पे +2 टोटल, भाई 2 यहाँ पे -2। सल्फ़र पे क्या है, -2 है। सल्फ़र किस में कन्वर्ट हो गया है, अकेले में, और जो भी अकेला होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। बताओ, सल्फ़र -2 से गया है 0 में, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो देख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी जो पूरा H2S है वो क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज। या ऐसे बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से अपने को काम पूरा करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज का मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहाँ पूरी बात लिख लो कि हाइड्रोजन सल्फाइड है ना। तो यहाँ पूरी ओके। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल मैंने पहले भी स्टार आपको लगाया था, इसमें ध्यान से देखेंगे। MnO2 ने अपना MnO2, इसके पास 2 ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। तो ऑक्सीजन को लूज़ करने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे रिडक्शन। और एक मिनट वेट करिए, थोड़ा सा कॉल आ रहा। ओके, वेट गाइस, एक मिनट जस्ट, एक मिनट। तो इस पे हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खुद सोचो, है ना, अगर MnO2 का हो रहा है रिडक्शन तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से जो HCl है वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, देखो HCl से Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई आपको पूरा। या ऐसे फिर से एक और तरीके से देख सकते हैं, H प्लस Cl माइनस, और यहाँ Cl कितने में है, 0 में है, तो Cl माइनस से कहाँ जा रहा है, 0 के अंदर। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं, VIP है। जहाँ ना समझ में आएगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, आइए इस पे देख लेते हैं बात। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पूरा आपको दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं है, आप हीट कर रहे हैं
कॉपर पाउडर को। तो जैसे ही कॉपर पाउडर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट, द कॉपर टर्न ब्लैक, तो ये कलर आपको याद रखना है कि कॉपर क्या हो जाएगा, ब्लैक। बात समझ में आ गई ना, यहाँ पे रिएक्ट फॉर्म ब्लैक कॉपर। तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो कलर आपको खाली याद रखना है कि यहाँ पे ये कौन सा कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर हो गया है, ब्लैक कलर हो गया है। तो ये कलर आपको कॉपर ऑक्साइड का याद रखना है। दूसरा, अब या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन में क्या होगा, इसी को जब आप हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, देखो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, जब ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है ब्लैक कोटिंग हट जाती है। क्यों हट जाती है, क्योंकि देखो ब्लैक कोटिंग क्या है, यही कलर तो था, कॉपर ऑक्साइड का ही कलर क्या था, ब्लैक था। जैसे ही आपने हाइड्रोजन को पास करवाया तो क्या हो चुका है, रिडक्शन। क्या हो चुका है, रिडक्शन। तो रिडक्शन की वजह से फिर से कॉपर क्या आ चुका है, मेटल, और इसका मतलब कलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं 1 बाय 1, है ना, कि कौन कौन सा क्वेश्चन, जैसे SO2 और H2S। अब यहाँ खाली आपको पहचानना है ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, कौन क्या क्या हो रहा है। फिर हमने कहा कि देखो SO2 प्लस H2S, तो हमने कहा यार SO2 पहले S के साथ क्या था, ऑक्सीजन, अब S के साथ ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, इसका मतलब क्या हो गया है, वो रिड्यूस। और जो रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। वो क्या करवाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, खुद देखो, H2S है ना, H2S क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज। तो H2S से क्या हो, देखो ऑक्सीडाइज टू सल्फर, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। अब बात समझ में आ गई, ओके। इस रिएक्शन को देखो, H2S, यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रहा है। तो जब कहीं भी ऑक्सीजन नज़र नहीं आएगा तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। यहाँ पे फिर से H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। तो अपने को दिमाग में ही लाना है, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर हाइड्रोजन जाएगा तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, इसलिए उल्टा मैंने कहा था आपको। अच्छा, एजेंट की बात करेंगे तो हम खुद देखेंगे यहाँ पे कि H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करवाता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखो I2 पहले अकेले था, I2 के अंदर हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे बोल लेते हैं रिडक्शन। तो अगर I2 रिड्यूस हो रहा है, दूसरे क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज। तो कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। Na आज अकेला है, Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब क्या हो चुका है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इस तरीके से आपको कहानी करना है पूरा, ओके। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे NCERT क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है। आज लेड के साथ ऑक्सीजन था, लेड क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ चुका है। अब बात समझें, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, गलत बात भाई। लेड तो देखो ये क्वेश्चन बहुत VIP है, क्योंकि NCERT का, यहाँ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भाई। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी हो रहा है। इसी तरीके से PbO रिड्यूस हो रहा है, Pb थोड़ी हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट पे गलती नहीं होनी चाहिए। बस समझ में आ गई, ओके। इस तरीके से एक क्वेश्चन और है, अ शाइनी ब्राउन एलिमेंट टर्न ब्लैक ऑन हीटिंग इन एयर। तो एलिमेंट क्या है, अभी आपको बताया कि आपको ये याद रखना है कि ब्लैक कलर किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक चलते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 2 इफेक्ट आपको NCERT ने बोला है पढ़ने को, एक कोरिजन ऑफ मेटल, एक रेंसिडिटी ऑफ द फूड। कोरिजन जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने को पढ़ना नहीं है। कोरिजन का सिंपल मतलब क्या होता है, वेयर मेटल, जो भी मेटल होते हैं वो ईटन अप, ईटन का मतलब धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, जिसमें एयर से भी हो सकते हैं, मॉइस्चर यानी नमी हो सकती है, केमिकल हो सकते हैं, एसिड और जो भी है। जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन का, मोस्ट कॉमन की बात करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ कोरिजन आयरन में होता है। आप चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको जो टॉपिक मिलेगा, वहाँ भी एक टॉपिक मिलेगा, हालांकि मैंने ऐड किया था, इस बार पता नहीं ऐड कैसे नहीं हो पाया है, ठीक है ना। बट चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको मिलेगा पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है ना। ये वाला राइट साइड में आपको मिलेगा, हेडिंग दी हुई है। 3 टॉपिक दिया है वहाँ पे, एक आपको दिया है कॉपर कार्बोनेट के बारे में, एक सिल्वर सल्फाइड के बारे में आपको दिया है, एक रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ हम वहाँ फिर से पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है कि देखो ये आयरन होता है, ये आयरन होता है ना। तो आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ती है, पानी का मतलब क्या जुड़ा है, मॉइस्चर। ये ऑक्साइड खाली आप याद रख लीजिएगा, और कुछ याद रहे ना रहे, ये ऑक्साइड आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, साथ में पानी की भी होती है। की फीचर क्या होता है, की फीचर याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले ही हमने चर्चा कर लिया था।
रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन, अच्छा एक वर्ड आ गया रिडॉक्स, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है। तो जब भी वर्ड आ जाए, जब दोनों एक साथ हों, यहाँ पूरा एक साथ मैं ऐड कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। जब एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों हो जाएं तो उसे क्या बोल देंगे, रिडऑक्स, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, हाँ दोनों। अब उसके बाद करते हैं लास्ट, रस्टिंग। रस्ट क्या होता है, सॉफ्ट पोरस एंड काज वीकनिंग, धीरे धीरे सबको पता है ख़राब हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें क्या इफेक्ट पड़ता है आपको भी पता है यहाँ। अब आते हैं रेंसिडिटी, है ना, 1-2 मिनट का और बचा हुआ है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब क्या, जहाँ पे फैट क्या होता है, ऑक्सीडाइज, फैट या जो ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका जो स्मेल होता है वो ख़राब सा आने लगता है, और टेस्ट भी क्या हो जाता है, ख़राब। तो मेन मुद्दा क्या है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्साइड। अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आपको देख, पोटैटो चिप्स। अब प्रिवेंशन, सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि जो फूड ख़राब हुआ है वो ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है, तो बस एक काम करना है कि ऑक्सीडेशन ना होने दो, ऑक्सीडेशन होने ना दो, ऑक्सीडेशन होने ना दो। तो अगर आप ऑक्सीडेशन होने ही नहीं दोगे तो इसका मतलब आप बचा लोगे, तो वही हमें करना है। जैसा कि सबसे पहला आता है यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब क्या है, जो ऑक्सीडेशन ना करवा पाए, एंटी का मतलब उल्टा, तो ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, है ना, जो प्रिवेंट, जैसे हालांकि आपको ये याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखना है, यूज़ ऑफ, तो ये याद रखने वाला काम नहीं है। अच्छा दूसरा क्या है आपको, पैकेजिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव या कह लो इस तरीके से, या मोस्ट रिएक्टिव गैस, तो आपको याद प्रिवेंट ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन होती है उसको प्रिवेंट करता है कि भैया तुम ऑक्सीडेशन मत करवाओ, है ना, इस तरीके से। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर कम होगा तो ये ऑक्सीडेशन को स्लो करेगा, क्या करेगा, स्लो करेगा, तो हम फ्रिज में रख के भी चीज़ों को बचा सकते हैं। एयर टाइट, जाहिर सी बात है भाई, अगर ऑक्सीजन आएगी ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो बचा लो, एयर टाइट कंटेनर में रख लो। स्टोरिंग अवे फ्रॉम लाइट, है ना, अच्छा लाइट की वजह से भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है भाई, चीज़ें टूटेंगी, है ना, डार्कनेस स्लो, तो ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा कि ऑक्सीडेशन होने ही ना दीजिए। तो अब आपको, है ना, ये चैप्टर द एंड हो चुका है, दी एंड। बस आपको बस इतनी चीज़ें मेरे साथ बतानी है। सबसे पहला दी एंड, थोड़ी 1 मिनट के लिए आप खाली रुक जाइए, आपको सिर्फ, है ना, एक चीज़ बताइएगा, अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप हम का इम्प्रेशन दे दीजिएगा कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो एक यहाँ कमेंट में एक चीज़ खाली कर दीजिएगा, लेट्स क्रैक इट, है ना, कि हम साइंस को क्रैक करने वाले हैं पूरी। इसका आपको क्या होगा, प्लेलिस्ट के अंदर इसका 1 शॉट मिल जाएगा, यानी तीनों चारों वीडियो आपको एक साथ कंबाइन होके मिल जाएगी। अब बस आप एक काम करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, और धीरे धीरे आप, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बारी है। हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एनसीईआरटी सीरीज़ आने वाली है लाइन बाय लाइन, यानी इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, और PYQ में सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। आप जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट से देखते रहिए। केमिस्ट्री